सभी को एक ओंकार। गुलशन साहब प्रणाम, आ जाएं। जल्दी से सारे लोग हाजिर हो जाएं। जय हिंद। अभिषेक, सावन, रविंद्र, गुलशन, अक्षय, दीपिका पादुकोण भी हमारे साथ, ऋषिकेश, गुलशन ग्रोर, अक्षय, रिंकू, अजय, सुबोध, आजा आजा दिल ने चौड़े, अजय, प्रंजल, सारे शिकारियों के नाम ले दिए आज मैंने। वेरी गुड सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभिषेक बच्चन कहते हैं मेरा भी नाम ले लीजिए। अरे तुम्हारी तुम जान ले लेंगे चिन्नी बाबू। खाना बना रहा हूँ फिर भी देख रहा हूँ। अरे माय गॉड गुलशन, तुम तो खतरनाक हो भाई। भाई भाई भाई, मैं पहले पानी पी लेता हूँ, फिर मैं रुकूंगा नहीं गाड़ी चलाने में। अरे भाई पानी और पिलवाओ यार, बोल के उसको। आ जाओ आ जाओ। चलिए दोस्तों, लव यू सर। बस एक बात कहनी है कि गुरुओं में डाउट, ग्रुप में डाउट को अच्छे से क्लियर नहीं होता। अर्जुन पुत्र, पढ़ाने का मतलब ये है कि आप अपने डाउट्स को सोल्व करने लायक बने। अपनी वीडियो देखो, अपनी वीडियो को ध्यान से देखो, एक भी डाउट नहीं बचेगा। जो लोग वीडियो ध्यान से नहीं देखते हैं, जो क्लास लेक्चर को ध्यान से नहीं सुनते हैं, उनके डाउट तो आगे जाकर ही सोल्व होंगे। चलिए दोस्तों, सर कमेंट्स वाले सेक्शन को हटाएं, वोकैबुलरी सेशन शुरू करते हैं। अब अपने कमेंट्स को रोकें दोस्तों, वोकैबुलरी बातचीत पर आते हैं। आज के शब्दों का जिक्र शुरू करते हैं। समय आपका काफी इंपॉर्टेंट है, बातों में कुछ नहीं रखा है। लीजिए सर, सबसे पहले वोकैबुलरी। आपके 5 शब्द 25 शब्दों के हिस्सों को लेकर चलेंगे एक एक करके। पहले 5 शब्द आपके सामने। ग्लीन का अर्थ हुआ टुगेदर, जब आप एक साथ चीजों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, राइट। ग्लीन का अर्थ हुआ टुगेदर, जब इकट्ठी चीजों को आप करने की कोशिश करते हैं, इसका अर्थ है ग्लीन। नंबर 2 पर एक शब्द आता है दोस्तों, ग्लट। ग्लट शब्द से ही बनना है ग्लटन। ग्लट शब्द से ही बना है ग्लटन। ग्लटन शब्द का ही एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, ग्लटनी, आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, और अ पर्सन हु ओवर ईट्स, बहुत ज्यादा खाने वाला इंसान ग्लटन कहलाता है। ग्लटन शब्द ग्लट से बना है। ग्लट का मतलब हुआ ज्यादा पेट में खाना सप्लाई करना। नंबर 3 पर आया बर्निश। बर्निश का अर्थ होता है जब आप किसी चीज को पॉलिश करके चमकाते हैं, बर्निश कहलाता है। कहर, कहर का अर्थ अगर हम कहें तो अडेयर। अडेयर का मतलब पालन करना, नियम का पालन करते हैं। कहर शब्द से ही बना है कोहरेंस। कोहरेंस का मतलब होता है लिंक, ठीक है जी। कहर शब्द से ही बना है कोहरेंस, और कोहरेंस का अर्थ होता है लिंक, इंटरलिंक करना। क्वेफर बड़ा प्यारा शब्द है, स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग हेयर। मैं इस बात को थोड़ा ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूं। हेयर, अगर हेयर को हम सिंगुलर काउंटेबल बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, ठीक है जी, यानी कि एक बाल, राइट। अब आपके देखो, जो लड़कियां हैं उनको बालों में ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना जी, बाल के 2 मुंह निकल जाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं स्प्लिट एंड्स। इसे हम कहते हैं स्प्लिट एंड्स। और स्प्लिट एंड्स की अगर हम बात करते हैं तो इन स्प्लिट एंड्स को जब काटा जाता है तो इसे हम कहते हैं हेयर को ट्रिम करना, ठीक है ना जी, ट्रिम करना, ठीक है। आप लोग जो बोलते हो हेयर कट, बेसिकली ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, ये अपने आप में एक स्लैंग है। नाउन के दौरान आपको बताया था स्लैंग, नॉन डिक्शनरी यूज ऑफ अ वर्ड। हेयर कट कहना गलत होता है, हेयर ट्रिम किए जाते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो मैं अपनी जुल्फों का रंग बदल दूं, अगर मैं अपने जुल्फों का रंग बदल दूं, टेक्सचर बदल दूं, मैं अपनी जुल्फों को इधर से इधर की बजाय इधर से इधर ले आऊं, मान लो मैं अपनी जुल्फों को इकट्ठा करके यहाँ पर एक छोटी सी पोनी टेल बना लूं, चोटी बना लूं, तो इसे हम हेयर ट्रिम करना नहीं कहते, इसे हम कहते हैं हेयर ड्रेस।
बाल को सजाना या संवारना, बाल को काटना या छांटना, ये शब्द गलत है, ठीक है ना। तो कोइफर का अर्थ होता है स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग हेयर, ठीक है ना जी, स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग हेयर। 5 शब्द हमारे सामने, मेरे साथ मिलकर ऊंची आवाज में बोले। ग्लीन का अर्थ ग्लट, बर्निश, कोहर, कोइफर। चलिए बच्चों, अगले 5 शब्द आपके सामने पेश किए जाएं। 5 शब्द अगले आपके सामने पेश किए गए। इनऑर्डिनेट, बड़ा प्यारा शब्द है। मैथमेटिक्स में शब्द आप लोगों ने पढ़ा है ऑर्डिनेट। मैं थोड़ा सा आपको मैथ्स पढ़ाना चाहूंगा। आप लोगों ने मैथ्स में इस तरह की एक बात पढ़ी है, राइट। ये वाली लाइन आपकी y, ये वाली लाइन x, ठीक है। इसको हम एब्सिस्सा कहते हैं, ये आपका ऑर्डिनेट हुआ, ठीक है जी। आपस में ही इन दोनों को मिलाकर जो आप लोग पढ़ते हैं वो कोऑर्डिनेट हुआ। को का मतलब टुगेदर, ऑर्डिनेट जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा आपका ओरिजिन हुआ। क्या मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ? इसका मतलब तो मैं मैथ्स पढ़ा सकता हूँ। अरे हाँ, है ना। बात मैथ्स पढ़ने पढ़ाने की नहीं है, बात है शब्दों को समझाने की। ऑर्डिनेट का अर्थ हुआ जब एक लिमिट की आप बात करते हैं और लिमिट से परे अगर हो जाए तो इसे हम कहते हैं इनऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? इनऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट जब दोनों के दोनों लाइंस मिलकर एक लिमिट तैयार करते हैं। ये तो खैर समझने की बात है। इन चारों लिमिट्स को ही हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। मैथमेटिक्स पढ़े हैं आप लोग, मैथ्स पढ़ा रहे हैं आप लोगों के बहुत अच्छे प्यारे टीचर। इनऑर्डिनेट का अर्थ हुआ लिमिट से परे, ठीक है जी। एक्सपंज, एक्सपंज का मतलब हुआ टू रिमूव, वाइव आउट, किसी चीज को हटा देना। देखो बच्चों, एक्स का अगर मैं अर्थ लेकर चलता हूं वही पुराना, एक्स का अर्थ आउट, किसी चीज को हटा देना। नंबर 8 पर हमारा सामने शब्द आया एक्सपरगेट। एक्सपरगेट को अगर हम समझे तो मतलब टू सेंसर, किसी चीज को रोकना, किसी चीज को सफाई करना है, किसी चीज को शुद्ध करना। प्रोजाइक, प्रोजाइक शब्द बना है प्रोज से। शायद प्रोज अगर हम कहें ये ओपोजिट होता है पोयम का। पोयम जिसमें लय हो, सुर हो, ताल हो, आप इसे गाते हैं, गुनगुनाते हैं, ये आपकी पोयम है। पोयम के ठीक ओपोजिट आती है एक चीज प्रोज। आप लोग जो स्टोरीज पढ़ते हैं, सेंटेंस दर सेंटेंस उसमें लिखे होते हैं, इसलिए वो डल होता है, अनइंटरेस्टिंग होता है, राइट। नंबर 10 पर आया प्रोस्क्राइब। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा प्रिस्क्राइब। स्क्राइब की अगर हम बात करते हैं तो स्क्राइब का मतलब हुआ राइट। प्री का अर्थ हमने पिछली भी क्लास में समझा था, बिफोर, यानी कि लिखने की एक पूर्व दशा, प्रिस्क्राइब हम कहते हैं, राइट। इसे अगर हम कहने की कोशिश करें टू, या फिर अगर हम कहने की कोशिश करें टू एडवाइस इन राइटिंग, लिखकर किसी को सलाह देना, प्रिस्क्राइब है। लेकिन यहां प्री नहीं, प्रोस्क्राइब लिखा है। स्पेलिंग में फर्क है, ये कई बार आप लोगों से सेंटेंस फिलर्स में पूछे जाते हैं। फाइन, प्रोस्क्राइब की बात हम करते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं प्रोस्क्राइब की, तो इसका मतलब हुआ जब आप किसी को बाधित करते हैं कानूनन तौर पर, ठीक है बच्चों। तो 5 शब्द है, मेरे साथ मिलकर इनको फटाफट से रिवाइज करें ऊंची आवाज में। दाएं बाएं के लोगों को पता चलना चाहिए कि शिकारी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। फटाफट से बोलने की कोशिश करें ये 5 शब्द मेरे साथ। इनऑर्डिनेट, एक्सपंज, एक्सपरगेट, प्रोजाइक, प्रोस्क्राइब। आफरीन। अगले 5 शब्दों को जरा पेश किया जाए। हटाओ इन शब्दों को और नए शब्द आने चाहिए। इनडोमिटेबल, इन जिन शब्दों के साथ हम लोग जोड़ते हैं, सुन रहा है ना तू, इन जिनके साथ प्रीफिक्स किया जाता है उसका अर्थ नॉट के साथ जुड़ जाता है, ठीक है जी। जैसे एबिलिटी, इनएबिलिटी, राइट। एडिक्वेट, इनएडिक्वेट, जिनके साथ इन जुड़ता है वो मीनिंग नेगेटिव नॉट के साथ जुड़ता है। इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल हम कहते हैं वो इंसान जो किसी के सामने झुकता नहीं है, स्टबर्न, जिद्दी। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस की अगर हम बात करें तो ये हुआ मेहनती, एक्टिव, लिबोरियस। आप सभी के सभी जो मेरे दोस्त हैं सभी के सभी लिबोरियस हैं, इंडस्ट्रियस हैं। इनएप्ट स्पेलिंग टेस्ट में दिया जाता है ये शब्द। इंडस्ट्रियस शब्द भी स्पेलिंग टेस्ट में दिया जाता है। इनडोमिटेबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दिया जाता है। यही खास बात है इस वोकैबुलरी के सेशंस की कि इनमें हम हर एक वोकैबुलरी की बात को कवर करते हैं। इनएप्ट का अर्थ हुआ एब्सर्ड, भद्दा, जो सुटेबल नहीं हो, लायक नहीं ओ, इसे हम कहते हैं इनएप्ट। अब अगर ध्यान से देखो तो एप्ट अपने आप में सुटेबल हुआ, इन जुड़ते ही नेगेटिव मीनिंग हुआ,
इंडोलेंट का अर्थ हुआ आलसी, नफरत से भरा। नंबर 15 हरक्यूलियन। अब देखो इसी शब्द से जुड़ा हुआ आपका एक इडियम या फ्रेज तैयार आप करते हैं, हरक्यूलियन टास्क, यानी कि जिसमें बहुत मेहनत लगे वो काम। ठीक है जी। 5 शब्द है, मेरे साथ ऊंची आवाज में इनके अर्थ बोलकर सुनाए। इंडोमिटेबल, इंडस्ट्रियस, इनएप्ट, इंडोलेंट, हरक्यूलियन। अगले 5 शब्द आप लोगों के सामने पेश किए जाएं। टेक योर टाइम। इनक्लेमेंट का अर्थ हुआ सिवियर, कोल्ड, स्टोर्मी, तूफान से भरा। ठीक है जी, कठोर। नंबर 17 पर आए। इनकॉन्ग्रुअस, इम्प्रॉपर, जो सुटेबल ना हो। इनकॉन्सिक्वेंशियल का अर्थ हुआ जो सुटेबल ना हो, तुच्छ। आज अनसुटेबल के कई सारे अर्थ लिखवाए हैं आप लोगों को, इन सभी के सभी शब्दों को पढ़कर देख लीजिएगा, बड़े प्यारे हैं ये शब्द। अगला सवाल हमारे सामने नंबर 19 पर। रेप्लीट, रेप्लीट का अर्थ होता है फुल्ली फिल्ड, वेल स्टॉक्ड, भरा हुआ होना। ठीक है। रेप्लीट का ऑपोजिट होता है डिप्लीट, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट का मतलब होता है टू डिक्रीज। ठीक है जी, डिक्रीज कोई चीज मात्रा में कम होना, और रेप्लीट जो चीज अपने आप में सफिशिएंट है। नंबर 20 पर आए शर्लेटन। शर्लेटन हम कहते हैं फेक, क्वैक। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, क्वैक हम बोलते हैं उस शब्द को, उस इंसान को जो झूठा डॉक्टर होने की कोशिश करता है। अब देखो इसे याद करने के लिए निमोनिक्स भी हम लगा सकते हैं। 4 लात मारोगे जिससे, अरे झूठे इंसान को ही तो 4 लात मारोगे, फेक। ठीक है, शर्लेटन। 5 शब्द हैं, ऊंची आवाज में मेरे साथ इनकी मीनिंग को बताने की कोशिश करें। सबसे पहले इनक्लेमेंट, इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्सिक्वेंशियल, रेप्लीट, शर्लेटन। आखिरी 5 शब्द आपके सामने पेश किए जाएं। 1 2 3। 21 पर आया हमारे सामने एक बड़ा प्यारा शब्द शाइड। शाइड का अर्थ होता है डांटना। इसको याद करने के लिए निमोनिक्स लगा सकते हैं हम। जब आप चिढ़ते हैं तो चिढ़ते हैं, कोई भी सामने आप डांट देते हैं, हाँ ना। स्कोल्ड, रिब्यूक। नंबर 22 पर लिखा है डेस्क्राई। डेस्क्राई का अर्थ होता है जब आप जांच पड़ताल करते हैं। नंबर 23 पर लिखा है डिसर्न। डिसर्न का अर्थ होता है जब आप फिर से वही जज करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। डिस्क्रेट का अर्थ हुआ जब आप किसी के चरित्र को अपवित्र बना देते हैं, डिस्क्रेट। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं, न्यूज़पेपर्स में आप पढ़ते हैं, शील भंग करना। कॉन्सिक्रेट इसी का ऑपोजिट है, जब हम किसी को पवित्र बनाते हैं, कॉन्सिक्रेट। मंदिर जाते हैं आप लोग, मंदिर जाते हैं आप लोग, तो मंदिर जाने का सबसे बड़ा पर्पस क्या है? ताकि आप कॉन्सिक्रेट कर सकें, अपने आप को पवित्र बना सकें। और डेस्क्रेट भैया, जब आप शराब खानों में बैठें, गलत जगहों पर बैठें, तो आप अपने आप को अपवित्र करते हैं। शास्त्रों की बात कही है, प्लीज इसे कोई पर्सनल लेकर बुरा ना माने, सबकी अपनी फीलिंग्स हैं, अपने अपने दायरे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किए छोटे छोटे शब्द। आइए महफिल सजाते हैं अगली बातचीत को लेकर। एक बहुत प्यारा टॉपिक आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ला 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 ला। एक बहुत प्यारा शब्द है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं एडवर्ब। अच्छा, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार फिर से लिख देते हैं। मैं इधर लिख लेता हूं बीच में। दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं। सारे बच्चे खुश तो रहते हैं। अरे तुम खुश तो रहते हो ना, कमेंट्स पर ध्यान नहीं देना। हाँ, बस तुम मस्ती के साथ सीखो, कमेंट्स पर ध्यान मत देना। जो लोग साथ साथ कमेंट्स करते हैं ना, इनके लिए नरक में एक अलग से प्लॉट बनवाऊंगा मैं। ठीक है, इन सभी को उसी किले में डालूंगा, उसी घर में डालूंगा, ये सारे जो साथ साथ कमेंट्स में लगे रहते हैं ना। दोस्तों, एक बहुत प्यारा टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर एक एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने देखने की कोशिश करें, तो एडवर्ब आपके कई जगह पर मदद करता है। मैं अगर एक एक्सपर्ट स्टूडेंट की बात करूं, तो एक एक्सपर्ट स्टूडेंट जो देखना, सीखना, समझना चाहता है, उसे देखने के लिए एक एडवर्ब को बहुत अच्छे से समझना होगा।
तो बड़े ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करें। पहले मैं एडवर्ब की एक डेफिनेशन तैयार कर रहा हूं, ध्यान से देखें, सुने और समझें। एडवर्ब की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब। इतनी ही डेफिनेशन हर किसी को पता ही जाती है, ये अधूरी कहानी है। एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, an adjective, another adverb, or a complete sentence। मैंने आपके सामने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी दोस्तों, फटाफट से ऊंची आवाज में पढ़कर सुनाएं, फटाफट से पढ़कर सुनाएं। इस लिखी हुई बातचीत को अगर समझने की हम कोशिश करना चाहें तो मैं आपके सामने कुछ एक सेंटेंसेस लिखूंगा मेरे भाई, ठीक है। लिखे हुए सेंटेंसेस में आपको जहां नाउन प्रोनाउन जो भी चीज पहचानने में आए बच्चों, आप जरा उसको पहचानने की कोशिश करें, फिर मैं आपको कहानी समझाना शुरू करूंगा। कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं आपके लिए, बड़े ध्यान से देखें, सुने और समझने की कोशिश करें। लिखने का काम करें आप आराम से, फुर्सत के पलों में। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। इन लिखे हुए सेंटेंसेस में मैं कुछ शब्दों को अंडरलाइन कर रहा हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन सभी के सभी शब्दों को जरा पहचानने की कोशिश करें, जहमत उठाएं, फिर उसके बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपके साथ हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़े से ही सेंटेंसेस हैं, लिखने का काम ना करें प्लीज, इस दिमाग को सिर्फ समझने के लिए लगाएं। जिस इंसान ने बातों को बड़े ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, काबिल तारीफ है, वो सीखने के लिए आया है। और साथ साथ लिखने वाले, इनके लिए मैं नर्क में एक अलग से प्लॉट निकलवाऊंगा, वहां पर रहोगे तुम सारे। बड़े ध्यान से देखें, पहचानने की कोशिश करें शब्दों को। टेक योर टाइम। अगर मैं इन सभी के सभी शब्दों को पहचानने की कोशिश करूं तो सबसे पहले हु इज अ सिंसियर स्टूडेंट, हु का जवाब मुझे मिला राम, यानी कि नाउन हुआ। राम इज व्हाट, जवाब मिला
स्टूडेंट, बेसिकली ये अपने आप में एक नाउन हुआ। व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट? सिंसियर, यानी कि इस नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। इफ आई से हु sang वेल, हु का जवाब मिला करण। sang अपने आप में एक वर्ब है। अब बड़े ध्यान से सोचकर मुझे बताएं वेल किसके लिए यूज हुआ, करण के लिए या उसके गाने के तरीके के लिए? तो पहचान हुई सही हमारी गाने के तरीके की बात, यानी कि गाने के तरीके को अगर क्वालिफाई, वर्ब को क्वालिफाई अगर कर रहे हो तो लिखा हुआ ये शब्द एक एडवर्ब होगा। अगली बात मैं करना चाहूं तो शी एक प्रोनाउन, रन एक वर्ब। सोचें, बताएं वो फास्ट है या उसके भागने का तरीका फास्ट है? अगर उसके भागने का तरीका फास्ट है तो यानी कि ये अपने आप में एक एडवर्ब हुआ। क्लियर है? अगला सवाल, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, डू यू वांट सम कॉफी? तो सर कॉफी अपने आप में नाउन हुआ, से पहले आने वाला ये जो शब्द है एडजेक्टिव हुआ। इफ आई आस्क यू डू यू वांट सम कॉफी, आपने मुझे जवाब दिया नो। अब इस नो का इनफैक्ट मीनिंग मुझे समझ में आता है। आप मुझे कहना चाहते हो आई डू नॉट वॉन्ट एनी कॉफी। तो जो आप यहाँ कहना चाह रहे हो, इस पूरे के पूरे सेंटेंस के मीनिंग को क्वालिफाई करना चाहते हो इस नो से। अगर इस नो से इस पूरे सेंटेंस के मीनिंग को क्वालिफाई करना चाह रहे हो तो इनफैक्ट ये जो लिखा छोटा सा शब्द अपने आप में एडवर्ब का काम करता है। नो अपने आप में एक पूरा वाक्य होता है, इसे किसी स्पष्टीकरण, किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। नो का मतलब नो होता है। कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? पिंक मूवी, अरे हाँ ना शिकारियों। तो भाई साहब नो अपने आप में एक एडवर्ब भी होता है। क्यों? ये एक पूरे के पूरे सेंटेंस का काम चलाता है। मैं अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को पढ़ना चाहूँ, शट द डोर, बेसिकली ये लिखा हुआ सेंटेंस अपने आप में एक ऑर्डर है। जैसे ही इस लिखे हुए सेंटेंस से पहले मैंने प्लीज का यूज किया तो ऑर्डर ना रहकर ये बनता नजर आया मुझे एक रिक्वेस्ट। तो सर एक ऐसा शब्द जो पूरे सेंटेंस के मीनिंग को क्वालिफाई कर सकता है, कायदे से हम उसे एडवर्ब कहते हैं। एक अगला सवाल, हीना इज नॉट राइटिंग अ लेटर। अगर मैं ध्यान से समझना चाहूं तो क्या ये हीना के लिए यूज हुआ है नॉट? नहीं। क्या ये नॉट लेटर के लिए यूज हुआ? नहीं। इनफैक्ट ये यूज हुआ है किस चीज के लिए? राइटिंग के लिए। राइटिंग एक वर्ब को क्वालिफाई करने वाला हुआ हमारे पास एडवर्ब। बोलो हाँ। अगले आखिरी सेंटेंस पर काम करूं तो ही अपने आप में प्रोनाउन, फाउंड अपने आप में एक वर्ब। ही फाउंड व्हाट? आपने जवाब दिया ड्रेसेस, यानी कि ये हुआ नाउन। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस? जवाब हुआ एडजेक्टिव। अगर इस वेरी की मैं बात करना चाहूं तो वो बहुत है या नाइस बहुत है, तो नाइस को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या हुआ? एडवर्ब। और वेरी को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या हुआ? एडवर्ब। इस आखिरी सेंटेंस से कहानी हमें समझ आती है, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, आगे जरूरत पड़ेगी। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में हम नाउन से ठीक पहले नाउन का जिक्र नहीं लेते, नाउन को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एडजेक्टिव में। अब सोचने वाली बात है कि एडजेक्टिव से पहले क्या हम एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एडवर्ब में। ठीक है, अब एडवर्ब से ठीक पहले क्या हम एडवर्ब का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम एडवर्ब से पहले एडवर्ब का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आखिरी बात को फिर ध्यान से समझें बच्चों, नाउन से पहले जो यूज कर रहे हैं हम नाउन को क्वालिफाई करने वाली बात, वो हुआ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले जो यूज हम कर रहे हैं वो यूज हुआ एडवर्ब। एडवर्ब से ठीक पहले एडवर्ब, से ठीक पहले एडवर्ब। क्लियर हो गई बात? इस आखिरी बात का थोड़ा ध्यान रखना, कई सारी बातों में इसकी हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो इन लिखे हुए शुरुआती सेंटेंसेस में अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो शुरुआती ये जो सेंटेंसेस हैं दोस्तों, इन सेंटेंसेस में हमने एडवर्ब की डेफिनेशन को जस्टिफाई होते हुए देखा। इन सभी की सभी बातचीत में हम लोगों ने एडवर्ब के फंक्शन को समझा। और आखिरी बात बहुत खूबसूरत रही, इस चेन को ध्यान रखें, इसकी हमें बहुत दूर तक जरूरत पड़ेगी। एडवर्ब को डिटेल में समझने से पहले अगर हम समझने की कोशिश करें एडवर्ब, थोड़ी चाय पिलवा दो यार, अदरक डाल के आग लगा देंगे। जब हम इस एडवर्ब की बात करना चाहें तो एडवर्ब को समझने के लिए एडवर्ब के अगर थोड़े टाइप्स को हम समझ लें तो कई सारे सवाल आगे भी हमारी मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, एडवर्ब के अगर टाइप्स की हम बात करते हैं तो यहाँ से कई सवाल के जवाब मिलते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुने और समझने का काम करें। सबसे पहला एक सवाल तैयार हुआ जिसे हम कहते हैं बच्चों एडवर्ब ऑफ टाइम।
टाइम को पूछने के लिए हम एक सवाल पूछने वाले शब्द की तैयारी करते हैं व्हेन। तो जो हमें व्हेन का आंसर देते हैं ऐसे कई सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूं टुडे, टुमारो, yesterday, soon, now, etc. जैसे आपके अगर परीक्षा में एक सेंटेंस लिखा जाए soon he will call me, तो इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या ये लिखा हुआ सेंटेंस अपने आप में ठीक है? अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को हम ध्यान से देखें तो बच्चों इस लिखे हुए सेंटेंस में एक नियम हमें लेकर चलना होगा। इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ये जो समय को बताने वाले शब्द हैं इनको हम हमेशा सेंटेंस के आखिर में रखते हैं। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ही विल कॉल मी सून। यहां से इस बात को थोड़ा ध्यान रखा जाए कि जितने भी शब्द हैं समय को बताने वाले वो हमेशा सेंटेंस के आखिर में रखे जाते हैं। मैं अगर कहूं yesterday रवि अटेंडेड द मीटिंग, तो करेक्ट होना चाहिए रवि अटेंडेड द मीटिंग yesterday। ठीक, समय बताने वाले शब्द हम हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही रखते हैं। क्लियर है? एक अगली बात को समझते हैं, दूसरी एडवर्ब जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें तो प्लेस का जवाब देने वाले शब्दों का हम लोग पूछते हैं वेयर के आधार पर। सर वेयर का आधार अगर हम तैयार करते हैं तो कौन सा काम कहाँ हुआ? आपने जवाब देने की कोशिश की ऐसे सवालों में इन, आउट, हियर, देयर, एटसेट्रा। आप लोग जब इन छोटी छोटी बातों को पढ़ रहे हैं तो इसे देख के कुछ कुछ होता है, अरे हाँ है ना, इसे देखकर कुछ कुछ होता है और दिल में एक सवाल आता है कि भाई हम लोगों ने तो इस लिखे हुए छोटे से शब्द को शायद समझने की कोशिश की है प्रेपोजिशन की तरह। सर आप इसे एडवर्ब कैसे मान रहे हैं? आओ दोस्तों, आपने अगर इसे प्रेपोजिशन कहा तो पहले मैं इसी को समझ लेता हूं। देखो बच्चों मैंने ये क्या लिखा है, पढ़ो जरा। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन को अगर हम कायदे से समझने की कोशिश करें तो प्रेपोजिशन हम कहते हैं एक ऐसे शब्द को जो कहलाता है रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग शब्द बना है रिलेट, रिलेशन, रिलेशन से, है ना। क्या मैं अपना रिलेशन अपने आप से बता सकता हूं? क्या मैं अपने से अपना रिश्ता बता सकता हूं? मैं, मेरा गोपाल हूं? बदतमीजी है। रिश्ता बताने के लिए, रिलेट करने के लिए मुझे अपने साथ कोई और इंसान चाहिएगा। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, साथ चाहिए। इसका मतलब जब हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं तो रिलेट करने के लिए में एक नहीं, बेसिकली हम लोगों को दो अलग अलग शब्द चाहिए। एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ हम रिलेट करें तो प्रेपोजिशन है। मैं अगर एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करता हूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा कम इन, अगर मैं इसे ध्यान से देखना चाहूं तो कम अपने आप में क्या हुआ, वर्ब। तो वर्ब के मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है ये एक अगले शब्द, है ना। सवाल का जवाब ये दे रहा है वेयर, तो इसका मतलब ये जो लिखी हुई बातचीत है ये अपने आप में एक एडवर्ब है। बोलो हाँ। लेकिन अगर मैं यही सेंटेंस आपके सामने दूसरे तरीके से लिखना चाहूं और मैंने कहा राम केम इन द क्लास, अगर मैं सेंटेंस को ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं तो यहां तो कहानी अलग हो गई हमारे सामने। इनफैक्ट यहां पर हमें जो लगता है राम का हम लोग पोजीशन रिलेट कर रहे हैं क्लास के साथ, और इन्हें रिलेट करने का काम कर रहा है जो भी ये शब्द, वो इनफैक्ट एक प्रेपोजिशन हुआ। अरे हाँ है ना। अब अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूं राम केम वेयर, तो सर वेयर का आंसर देने वाला शब्द हमारे पास एक नहीं है, वेयर का आंसर देने वाला एक से ज्यादा शब्द हैं। और इसीलिए इसके आधार पर एक चीज तैयार हुई जिसे हम कहते हैं एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। इसे हम कहते हैं एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। इज माय पॉइंट क्लियर? अरे भाई हाँ है ना। अब अगर मैं ऐसा ही सवाल एक बार फिर से लिखने की कोशिश करता हूं, मैंने एक सवाल लिखा निशा met him last week। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं इस लिखे हुए सवाल को ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो मेरे भाई निशा अपने आप में एक नाउन हुआ, met वर्ब हुआ, him प्रोनाउन हुआ, ऑब्जेक्टिव केस हुआ। मैं अगर कहना चाहूं वीक अपने आप में एक नाउन है, यूनिट का हिस्सा है, नाउन से ठीक पहले आया हुआ ये हमारे सामने एक एडजेक्टिव हुआ। लेकिन अगर मैं सवाल पूछना चाहूं निशा met him when,
तो भाई साहब ये लिखी हुई बातचीत व्हेन का आंसर दे रही है, तो व्हेन का आंसर देने वाली इस बातचीत को ही हम लोग अगर ध्यान से समझें तो ये तैयार हुआ एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। बात क्या समझ आई? बात इतनी समझ में आई कि एडवर्ब अपने आप में एक शब्द भी हो सकता है और कभी कभी एक से ज्यादा शब्दों को हम आपस में मिलाकर एडवर्ब बनाते हैं, जिसे हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। क्लियर है मेरी बातचीत? पहले इस बात को थोड़ा ध्यान से देख लें, फिर आगे चलता हूं। बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें बच्चों, लिखने का काम आराम से करना, लिखने के चक्कर में बड़ी दिक्कत होती है। ये तो हुई हमारी बातचीत इतनी कि सर लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर जो हमारी एडवर्ब्स हैं वो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की भी बात करती हैं, और कभी कभी हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर एडवर्ब एक शब्द से नहीं, एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनती है। दोस्तों एक छोटी सी बात पर मैं आपको रिवर्स में लेकर चलना चाहूंगा। हम लोगों ने रिवर्स में जाकर एक बात को समझना है। हम लोगों ने पहले दिन की क्लास में समझा था, आज भी एक नए बैच का मैंने डेमो लिया है, आप लोग यूट्यूब पर आराम से देख सकते हैं, और उसके शुरुआत में ही मैंने आपको बताया भी है हमारे लेटर्स, वर्ड के बाद हमने एक छोटी सी बात लिखी फ्रेज, और आप देख सकते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि सीखने का असली तरीका क्या है। अरे आपके पास व्हाट्सएप है, वीडियो को वायरल कर दो, आज ही डेमो लिया है, वीडियो को वायरल करो, सारे की सारी दुनिया को पता होना चाहिए कि यार सीखने का असली तरीका क्या है। अब तक रट रहे थे, मर रहे थे यार। कॉम्पिटिटिव लेवल को क्वालिफाई करो, अपनी नौकरी लगो, अपने जीवन को अच्छे से जियो। कौन कहता है महंगाई है? अरे भैया जिसकी नौकरी लगी उसके लिए परेशानियां नहीं है। और भैया जो लोग करना नहीं चाहते कुछ, वो लोग हर बार एक नई कंप्लेन के साथ आपके सामने आते हैं। मेरे शब्दों का बुरा मत मानना, शायद मेरे शब्दों से आप लायक बनना सीख रहे हैं, शायद मेरे शब्दों से आप अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानना सीख रहे हैं। लाचार नहीं होकर जिंदगी जी जा सकती। आप लाचार मत हो। आप ये मत सोचो कि महंगाई बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने लायक बनना है। फैला दो आज की इस YouTube वाली वीडियो को, लोगों को पता चलना चाहिए, अपने दोस्तों को सिखाने की कोशिश करो। खैर ज्यादा दूर चला गया मैं। तो हम लोगों ने डे 1 क्लास के अंदर समझने की कोशिश की थी इस शब्द को फ्रेज, और फ्रेज के बेसिकली 3 अलग अलग रूप लिखे गए थे। एक मैंने लिखा नाउन फ्रेज, ऐसा ही लिखा भाई। मैं अगर एक छोटी सी बात लिख रहा हूं, मैंने लिखा राम एंड शाम। अगर ध्यान से देखें तो सर दोनों तरफ नाउन ही तो है, एक से ज्यादा शब्द जिनका अर्थ पूरा ना निकले उसे हम फ्रेज कहते हैं। तो है तो ये बेसिकली आपके सामने लिखी हुई बातचीत नाउन ही। अरे भाई हाँ ना, अब एक से ज्यादा शब्द इकट्ठे मिलकर नाउन का काम कर रहे हैं तो उसे नाउन फ्रेज हम कहते हैं। एक दूसरी चीज हम लोगों ने लिखी थी एडजेक्टिव फ्रेज। अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं एक छोटी सी बात, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, तो भाई साहब ये जो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लिखा है ये अपने आप में क्या है? दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स आपस में मिलकर बना रहे हैं इस बात को, तो ये हुए आपके एडजेक्टिव फ्रेज। अगर मैं इसी तरीके से बात करना चाहूं तो एडवर्ब फ्रेज, अभी अभी हम लोग मिलकर आए हैं। अरे हाँ है ना, अरे अभी अभी हम मिलकर आए हैं। एडवर्ब फ्रेज जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, मैंने कहा शी कॉल्ड एट हर हाउस। अब अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें तो एट हर हाउस मुझे जवाब किस बात का दे रहा है? वेयर का। अरे भाई हाँ है ना, तो जो भी हमारे सामने लिखे हुए शब्द हैं ये अपने आप में काम तो किस चीज का कर रहे हैं भाई? ठीक है ना, एडवर्ब, एक से ज्यादा शब्द। तो ये हमारी बहुत पहले की बात है, आज उस बात को थोड़ा जस्टिफाई करने का वक्त था, इसलिए मैंने इस बात को थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया। फ्रेजेस 3 तरह के होते हैं, राइट? कैसे काम करते हैं ये चीज हमारे समक्ष आई। अब अगर मान लो मैं इस लिखे हुए सेंटेंस की बात करता हूं, अब ये जो सेंटेंस मैंने लिखा, इन द ऑफिस राज hosted a party,
तो बच्चों जो बात हम लोगों ने ऊपर लिखी है थोड़ा ध्यान से देखें, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसकी बात करना चाहूं तो ये मुझे आंसर दे रहा है वेयर का, यानी कि एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। और सर जो भी प्लेस को बताने वाले शब्द हैं उनको हम सेंटेंस के आखिर में ही रखते हैं। क्लियर हुई बातचीत? एडवर्ब्स को सही जगह पर लिखना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है बच्चों, एक और तरह की एडवर्ब हमारे सामने आई जिसे मैंने कहा एडवर्ब ऑफ मैनर। जब मैनर की हम बात करते हैं तो कोई काम आप कैसे करते हैं, इस बात का जवाब देने की कोशिश। कोई काम आप कैसे करते हैं? अब काम कैसे करते हैं तो कई तरीके से करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले सेंटेंसेस में लिखा हमने वेल, फास्ट, ब्यूटीफुली। ठीक है, आपने कहा स्लोली, क्विकली। कई तरीके से किसी भी काम को कर सकते हैं। अरे हाँ है ना, जैसे अगर मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करता हूं, ईशा हैप्पीली सेलिब्रेटेड हर बर्थडे yesterday here। मेरे सामने एक सेंटेंस लिखा है दोस्तों, जरा इस लिखे हुए सेंटेंस पर थोड़ा ध्यान लगाएं। इस लिखे हुए सेंटेंस पर थोड़ा ध्यान लगाएं। मैंने आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, जरा इन लिखे हुए सेंटेंसेस पर ध्यान लगाएं। अगर इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखा जाए तो बेसिक सेंटेंस हमारे सामने आया, ईशा सेलिब्रेटेड हर बर्थडे। ये हमारा बेसिक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और एक लिखा है ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसे ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं तो ये लिखा हुआ शब्द मुझे आंसर देता है हाउ का, और हाउ का आंसर देने वाले शब्द को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। आगे अगर मैं लिखी हुई इस बात को ध्यान से देखता हूं तो ये जवाब मुझे देता है व्हेन का, इसका मतलब ये हुआ एडवर्ब ऑफ टाइम। आगे अगर मैं देखता हूं इस लिखे हुए हेयर को, ये बेसिकली मुझे देयर आंसर देता है वेयर का, यानी कि ये हो गया हमारे पास प्लेस। अब यहां से एक नियम को थोड़ा ध्यान से सुने समझें, उसके बाद कहानी आगे चलेगी। हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर तीनों तरह की एडवर्ब है तो हम सबसे पहले जिक्र में लाते हैं मैनर, प्लेस, और उसके बाद हम लिखने की कोशिश करते हैं टाइम। तीनों की तीनों एडवर्ब्स को बड़े प्यार से सीक्वेंस में जचाना सीखें। एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद प्लेस और उसके बाद टाइम, यानी कि सीक्वेंस में ईशा सेलिब्रेटेड हर बर्थडे, सबसे पहले आई बात मैनर और उसके बाद प्लेस और उसके बाद टाइम। तो करेक्ट आंसर हमारा रीड होता है ईशा सेलिब्रेटेड हर बर्थडे हैप्पीली, उसके बाद लिखा आपने हेयर और उसके बाद यस्टरडे। क्लियर है? शब्दों की अगर अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो सेंटेंस ठीक नहीं है। मैं अगर कहूं मुझे काट कर आम खिलाओ तो सर सेंटेंस नॉनसेंस है। आपको हिंदी में ये सेंटेंस ठीक समझ आया, क्यों? क्योंकि भैया हिंदी हमारी भाषा है। अंग्रेजी भाषा में तो सब कुछ हमें एक जैसा ही लगता है, कृपया इससे बचें।
नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं तो नेहा स्पोक, ये आपका पूरा सेंटेंस खत्म हुआ। अगर मैं कहना चाहूं परफेक्टली, ये आपको मैनर का आंसर दे रहा है, यानी कि जिक्र में सबसे पहले आए। लास्ट वीक हमें टाइम का आंसर दे रहा है। इन द पार्टी, ये आपके सामने लिखा हुआ प्लेस का आंसर दे रहा है। तो नंबर 2 पर प्लेस और नंबर 3 पर हुआ लास्ट वीक। करेक्ट आंसर बनता है नेहा स्पोक परफेक्टली इन द पार्टी लास्ट वीक। एक आखिरी सवाल, शी रिकॉग्नाइज देम, बेसिक सेंटेंस हुआ। क्विकली की अगर मैं बात करना चाहूं तो ये मैनर हुआ, सबसे पहले जिक्र में आया। आगे अगर हम कहने की कोशिश करें, इन द स्कूल प्लेस हुआ, इन माई क्लास प्लेस हुआ, 3 days अगो टाइम हुआ। तो भैया टाइम का जिक्र तो आखिर में ही रखना है। अब सवाल ये उठता है इन द स्कूल पहले आए या क्लास पहले आए। हम लोगों ने नाउन के दौरान एक बात समझी थी, जब एक ही कैटेगरी के एक से ज्यादा यूनिट आती थी तो उस सीक्वेंस को हम मेंटेन करते थे, पहले छोटे का जिक्र और उसके बाद बड़े का जिक्र। उस हिसाब से अगर देखें तो भैया स्कूल में क्लास या क्लास में स्कूल, ऑब्वियसली स्कूल में क्लास, यानी कि छोटे का अगर मैं जिक्र करना चाहूं तो ये हुआ और बड़े का जिक्र हुआ तो यहां हुआ। तो बच्चों ये जो चीज मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की, इस एडवर्ब के अंदर एक खास बात हमें समझनी है। एडवर्ब अरेंजमेंट को लेकर सवाल देता है और एडवर्ब की इन्हीं अरेंजमेंट के आधार पर आपका PQRS तैयार होता है। आप सुन पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपका PQRS आता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, यही उसके आधार तैयार करता है। कुछ बच्चे मुझसे पहले दिन ये पूछे सर सेंटेंस रीअरेंजमेंट कराओ, तभी मैंने उन लोगों को फिनाइल पिलाने के लिए कहा था। भैया कहाँ कौन सी चीज सीखनी है समझनी है ये मैं जानता हूं, मेरे तरीके से चलो। आपसे अच्छा कोई भी नहीं है लर्नर, आपसे अच्छा कोई भी नहीं है पेपर देने वाला लेकिन कंडीशन ये सिस्टमैटिकली सीखें। एडवर्ब्स के 2 तरीके हमने समझे, फटाफट से एक बार इसे नजरें निकाल लीजिए, उसके बाद बेहोशी लेके चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, एडवर्ब के अगले टाइप्स से मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा। एडवर्ब के 3 टाइप से हम लोग मिले, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस और मैनर। आइए एक अगली कैटेगरी से मिलते हैं जिसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री को ही हम अगर कहना चाहें तो एक्सटेंट, एक्सटेंट को ही अगर हम कहना चाहें तो क्वांटिटी। अब ये काम कैसे करते हैं इनका थोड़ी देर में हम लोग जिक्र में लेकर आएंगे। बस इतना याद रखें, इनको पहचानने के लिए हम एक प्यारा सा सवाल पूछते हैं, हाउ मच। कई तरह से इसके आंसर्स तैयार किए जा सकते हैं, जैसे मैंने कहा वेरी मच, सर इसी का एक जवाब, इसी का एक और जवाब, एटसेट्रा। तो इनको हम लोग इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। इनके यूसेज क्या है थोड़ी देर में हम लोग समझने का काम करेंगे। एडवर्ब नंबर 5 पर काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब होता है जब आप पॉजिटिव बात करते हैं। तो पॉजिटिव जवाब देने के कई तरीके होते हैं। मैं आपसे पूछूं चाय पियोगे, ऑब्वियसली आप मुझे हाँ कहोगे, मैं थोड़ी पिलाने वाला हूं, हाँ है ना। तो भैया पॉजिटिव जवाब देने के लिए सबसे पहला शब्द यस, कभी कभी आप बोलते हो या फिर बोलते हो ऑफ कोर्स, श्योर, व्हाई नॉट। कभी कभी आप लोग बोलते हैं एक और प्यारा सा शब्द आए, चाय पियोगे, आए, आने। ये सोल्जर्स बोलते हैं शब्द यस बोलने के लिए, आए। ठीक है जी, हमें नहीं पता तो वो हमारी गलत फहमी है। इसी जैसी एक एडवर्ब की और कैटेगरी आती है, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। निगेशन का अर्थ समझने की कोशिश हम करें तो प्यारा हुआ शब्द ना कहने का तरीका। आप कहते हैं नो, आप कहते हैं ने, आप कहते हैं नॉट। ठीक है जी, मना करने के कई सारे तरीके हैं। ने आए का ऑपोजिट हुआ।
एक अगली कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। मैं एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करूंगा आपके सामने तो बात जल्दी समझ आए। मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, करण इज मोर एक्टिव देन आई एम। मैंने एक सेंटेंस लिखा, करण इज मोर एक्टिव देन आई एम। अगर इस सेंटेंस को मैं जितना अंडरलाइन करूं आप पढ़कर सुना सकते हैं। करण इज एक्टिव, ठीक है जी। अगर मैं ध्यान से इसे समझूं, अगर मैं इसे ध्यान से समझूं तो करण इज एक्टिव, करण अपने आप में हमारा सब्जेक्ट हुआ, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हुआ। अरे भाई हाँ है ना। अब एडजेक्टिव के मीनिंग को अगर ये क्वालिफाई करने का काम कर रहा है तो कायदे से ये क्या बना, एडवर्ब बना। मैं अगर कहना चाहूं ही इज एज ऑनेस्ट एज आई एम, सोचने की कोशिश करते हैं। मैंने फिर सवाल को अंडरलाइन किया, ही इज ऑनेस्ट सब्जेक्ट है, ये आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव से पहले आकर ये जो शब्द हमारा मीनिंग तैयार कर रहा है एडवर्ब हुआ। अगर मैं ध्यान से देखूं तो सर एडजेक्टिव से पहले आया ये एडवर्ब हुआ। यहाँ पर ये एक दूसरा सेंटेंस है, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस एज का अगर हम यूज करने की कोशिश करें तो ये कंजंक्शन हुआ। भाई हाँ है ना, यही है वो फंक्शनल ग्रामर का जादू। स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है कि ये एज क्या है वो एज क्या है। इसका मतलब जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो कई सारे शब्द हम लोगों ने सुने हैं, ये सारे के सारे शब्द हमारे सामने कंपैरिजन बताने का काम करते हैं। एक अगली बात आती है एडवर्ब्स ऑफ, जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं कंडीशन। ज्यादा तो नहीं समझा पाऊंगा, इसको लेकर चलेंगे हम एक अलग से टॉपिक में। मैं एक सेंटेंस लिखना चाहूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ इट रेन्स आई विल कैंसिल द ट्रिप। अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें तो भैया इस छोटे से इफ ने इस पूरे सेंटेंस को कंडीशन बनाया है। तो एक छोटा सा शब्द पूरे सेंटेंस के मीनिंग को क्वालिफाई करने की क्षमता रखता है, तो कायदे से तो ये एडवर्ब ही हुआ। ठीक है, इसको लेकर एक अलग से टॉपिक हम समझेंगे तब ये कथा समझ में आएगी। फिलहाल इसके नाम की जानकारी आपको हो जाए काफी है। एक अगली एडवर्ब आती है जिसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन, यानी कि एक ऐसा शब्द जो सवाल पूछने का काम करता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा बच्चों, एडवर्ब ऑफ टाइम को किससे पूछते हो, व्हेन से। एडवर्ब ऑफ प्लेस को किससे पूछते हो, वेयर से। एडवर्ब ऑफ मैनर को किससे पूछते हो, हाउ से। एडवर्ब ऑफ डिग्री को किससे पूछते हो, हाउ मच से। तो जब ये सवाल पूछने का काम कर ही रहे हैं तो सवाल पूछने वाले शब्द भी तो अपने आप में किस में हैं, एडवर्ब्स ऑफ इंटेरोगेशन। एक आखिरी एडवर्ब और है, वैसे हैं इसके आगे भी लेकिन आपके लिए इतनी बहुत है, इतनी पहचानने के लिए भी पूछी जाती हैं। और ये हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को अगर हम पहचानने का काम करें तो कौन सा काम आप कितनी बार करते हैं। आपके जवाब हो सकते हैं ऑलवेज, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली। ठीक है जी, ऐसे सारे शब्द। एक बात याद रखना, फ्रीक्वेंसी बताने वाले शब्दों का जिक्र हम वर्ब से ठीक पहले और हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद रखते हैं। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखने का काम करूं, एक छोटा सा सेंटेंस लिखूंगा, उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा ही ऑलवेज कम्स लेट। फ्रीक्वेंसी वाले शब्द हम हमेशा वर्ब से ठीक पहले लिखते हैं। बच्चों फटाफट से नजरें निकाल लो, फिर कहानी को आगे ले चलते हैं।
मैं उम्मीद करता हूं इस बातचीत को आप लोगों ने देख लिया है। दोस्तों, एडवर्ब हम लोगों को PQRS को सोल्व करने में मदद कराती है। फाइन। एडवर्ब्स की अरेंजमेंट, सीक्वेंस, ये चीजें काफी मदद करती हैं कहानी को समझने समझाने में। अब एडवर्ब को समझने के लिए एक अगली रास्ते पर चलते हैं और ये सवाल उठता है कि एडवर्ब यूज कैसे की जाती हैं। एडवर्ब यूज कैसे की जाती हैं। एक बहुत प्यारे शब्द से कहानी को मैं शुरू करना चाहूंगा। देखें ध्यान से, सुने, समझने की कोशिश करें और उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इसी से आपके सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का रहस्य खुलना शुरू हो जाएगा। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से देखें और इसे समझने की कोशिश करें। मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं आपके सामने। तीनों को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें। मीनिंग को लेकर कुछ ना कुछ कहानी बदलती होगी। देखिए, अब अगर इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस को समझने का मैं काम करूं, आई रीड ओनली द रामायणा, यहां ओनली ताल्लुक रखता है सिर्फ रामायणा से। मैंने कहा आई ओनली रीड द रामायणा, सिर्फ रीड से ताल्लुक रख रहा है। ओनली आई रीड द रामायणा, ओनली सिर्फ आई से ताल्लुक रखता है। तो ओनली को जब हम लिखे हुए सेंटेंस में देखते हैं तो इसका पहला फंक्शन हमें समझ में आता है, इट क्वालिफाइज द मीनिंग of the word with which it is used। ये सिर्फ उसी शब्द से ताल्लुक रखता है जिसके साथ हम इसका यूज करते हैं। बाकी के सेंटेंसेस का कोई लेना देना नहीं। हम इस लिखे हुए शब्द को जिस भी शब्द के पहले यूज करते हैं, ये सिर्फ उसी के अर्थ तक सीमित रहता है। अब मैं इसके मीनिंग पर काम करना चाहूंगा। आई रीड ओनली द रामायणा, इसका मतलब किताबें तो मेरे पास बहुत सारी हैं, पर उनमें से मैं सिर्फ रामायण पढ़ता हूं। इसका मतलब समझ में आया? नथिंग एल्स, मैं कुछ और नहीं पढ़ता। मैंने कहा आई ओनली रीड द रामायणा। अगर मैं आपके सामने संस्कृत भाषा में यहां पर एक श्लोक लिखूं और आपको कहूं पढ़कर सुनाए, तो पढ़कर सुना देंगे? आप पढ़कर सुना देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा जरा इसका अर्थ बताओ, आप बेहोश हो जाएंगे। हाँ या ना? क्योंकि भैया संस्कृत भाषा को आप पढ़ तो सकते हैं, हिंदी जैसे ही तो लिखी हुई है, लेकिन आप उसके अर्थ नहीं समझा पाएंगे। तो आप ये कहोगे सर मैं पढ़ तो सकता हूं बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड, समझ नहीं आती, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपने कहा ओनली आई रीड द रामायणा। मेरे परिवार, मेरे दोस्त, मेरे सारे जानकारों के सर्कल में है तो बहुत सारे लोग, लेकिन रामायण पढ़ने का काम सिर्फ मैं करता हूं, कोई और नहीं। इन तीनों के तीनों एक्सपेरिमेंट से एक चीज हमें समझ में आई कि जब हम सेंटेंस में ओनली का यूज करते हैं तो लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ओनली एक बहुत प्यारा काम करता है। इट कन्वेज अ पैरेलल पॉसिबल मीनिंग। लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ये एक पैरेलल पॉसिबल मीनिंग भी कन्वे करता है, जो सेंटेंस में लिखा नहीं होता पर पढ़ने वाले को समझ आ जाता है।
एक बार ध्यान से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। मैं अगर कहने की कोशिश करता हूं ही ओनली लव्ड हिज वाइफ, अब क्या ये कहना सेंसिबल है? सर नॉनसेंस तैयार हो गया। वो अपनी बीवी को सिर्फ प्यार करता है और कुछ नहीं करता, नॉनसेंस हुआ। ज्यादा बेहतर होगा या तो इस ओनली की अरेंजमेंट को कहां लिखा जाए, ओनली ही लव्ड हिज वाइफ, इसका मतलब कोई और नहीं करता, कोई और उस इंसान के परिवार से नहीं, ठीक है ना। अब अगर आप चाहें तो इसी लिखी हुई बातचीत के अर्थ को यहां पर भी लिख सकते हैं, ही लव्ड ओनली हिज वाइफ, वो सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करता है, किसी और इंसान से प्यार नहीं करता, ठीक है। अब ऐसे ही सेंटेंसेस पेपर पूछे जाते हैं, जैसे मैंने कहा रवि only knew the answers, therefore all appreciated him। अब इस लिखे सेंटेंस में थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें कि इस लिखे सेंटेंस में ओनली का यूज क्या सही जगह पर लिखा है? भैया सोचने की कोशिश करें, सोचोगे नहीं तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस में मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो इस ओनली की अरेंजमेंट, सर उसे आंसर्स पता थे, अगर सिर्फ उसे पता थे तो वो बोल नहीं पाया, तो क्या इस बात को लोग अप्रिशिएट करेंगे? सर ये तो बेइज्जती का काम है। मैं अगर आपसे कोई सवाल पूछूं, आप मुझे जवाब देते मुझे पता है, मैं कहूं भैया आंसर तो दो, अरे मुझे पता है, क्या इस बात को मैं अप्रिशिएट करूंगा? मैं तो फिनाइल पिला दूंगा, हाँ है ना। इसका मतलब इस ओनली की अरेंजमेंट यहां ना होकर इनफैक्ट होनी कहां चाहिए? ओनली रवि न्यू द आंसर्स, गॉट माई पॉइंट। सिर्फ रवि को आंसर्स पता थे, इसीलिए सभी ने उसको अप्रिशिएट किया, गॉट माई पॉइंट। एक सेंटेंस और लिखता हूं, शी ओनली ईट्स व्हेन शी इज हंग्री। क्या ये सेंटेंस अपने आप में ठीक है? बिल्कुल गलत हुआ। इसकी अरेंजमेंट होनी चाहिए, सर इस ओनली को अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये ओनली क्वालिफाई करना चाहिए इस पूरे के पूरे सेंटेंस को। शी ईट्स ओनली व्हेन शी इज हंग्री, वो सिर्फ तब खाती है जब भूखी होती है। हम लोग इसे कई सारे शौकीन हैं, शिकारी हैं, किसी भी टाइम आण दो, ठीक। ओनली के दो मीनिंग है, बड़े ध्यान से देखने का काम करें, फिर उसके बाद आगे लेके चलते हैं। चलिए दोस्तों, इस बात को आप आराम से लिख सकते हैं। एडवर्स में दो प्यारे से शब्द हैं, एक हुआ वेरी, एक हुआ मच। इनको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना होगा, ये बहुत प्यारे शब्द हैं। एक हुआ वेरी, एक हुआ मच। शायद आप देख नहीं पा रहे हैं, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, ठीक है। एक शब्द हुआ वेरी और एक शब्द हुआ मच। इन दोनों को अगर हम शाब्दिक रूप से समझें तो बहुत बहुत, ठीक है। अब ये शब्द बड़े प्यारे हैं, इनका क्या है फंक्शन थोड़ा सा समझने का काम करते हैं। जब हम इस वेरी की बात करते हैं तो बेसिकली वेरी को और मच को हम यूज करते हैं बच्चों पार्टिसिपल्स के साथ। पार्टिसिपल्स होते क्या हैं? बेसिकली ये वर्ब से तैयार किए गए एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या लिखा मैंने? वर्ब से तैयार किए गए एडजेक्टिव्स होते हैं। ये ऐसे एडजेक्टिव्स हुए जो कि वर्ब से तैयार होते हैं। किससे तैयार होते हैं? वर्ब से। अब वर्ब से तैयार किए गए एडजेक्टिव्स की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अगर आईएनजी हम जोड़ने की कोशिश करें तो ये हुआ हमारे सामने लिखा हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसे हम क्या नाम देते हैं बच्चों, बोल लो जरा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर हम इसी को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जोड़कर चलते हैं तो मच हम यूज करते हैं और ये तैयार हुआ आपका पास्ट पार्टिसिपल। थोड़ा ध्यान से कहानी को समझने की कोशिश करें। मैंने कहा करण
seems blank. ठीक है जी, या फिर अगर मैं कहने की कोशिश करूं, ठीक है बच्चों। अब इन लिखे हुए सेंटेंसेस को अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं, करण सीम्स एग्जॉस्टेड, करण के बारे में बताया गया, भाई करण कैसा दिख रहा है, आपने कहा एग्जॉस्टेड। बेसिकली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होने के नाते पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से बना, इसीलिए हम इसके लिए चुनते हैं मच। द स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग, बच्चों इंटरेस्ट के साथ जोड़ा हमने आईएनजी। बेसिकली यही शब्द अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये हुआ आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसीलिए आप लोगों ने चुना वेरी को। ठीक है, अगर हम इस लिखे हुए सेंटेंस की बात करता हूं, मैंने आपसे पूछा व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजल्ट। अब नाउन से ठीक पहले आने वाला ये जो भी शब्द है एडजेक्टिव बना है अवेट के साथ थर्ड फॉर्म बनाकर, और तो पास्ट पार्टिसिपल होने की वजह से ही हम लोग इसके साथ बोलने का काम करते हैं मच। आप इन तीन बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं 4 सेंटेंसेस और लिख लेता हूं कहानी को समझाने के लिए। टेक योर टाइम प्लीज। मैंने आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें प्लीज। देखो दोस्तों, इन लिखे हुए 3 सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से समझने का काम करें तो इन लिखे हुए 3 सेंटेंसेस के अंदर बेसिकली डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का सवाल उठ गया। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की अगर हम बात करना चाहें तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के साथ भी हम वेरी और मच का अलग अलग यूज करते हैं। वेरी का हम लोग यूज करते हैं बच्चों पॉजिटिव डिग्री के लिए, जबकि हम मच का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए। अब अगर इन लिखे हुए सवालात को ध्यान से देखने का काम करें, संजीव इज ब्लैंक सिंसियर हेयर, सिंसियर अपने में एक पॉजिटिव डिग्री हुई और इसी के ताल्लुक से हम लोगों ने यहाँ पर यूज करने का काम किया वेरी को। अगले सेंटेंस की अगर मैं बात करना चाहूँ, शेखर ब्लैंक, शेखर वॉज ब्लैंक मोर अलर्ट देन आई एम, कंपैरेटिव डिग्री होने की वजह से हम लोगों ने यूज किया मच। अगर मैं ध्यान से देखना चाहूँ, शेखर कैसा था, आपने बताया भैया अलर्ट। अलर्ट अपने आप में एक एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव पढ़ाया गया है। एडजेक्टिव से ठीक पहले आया ये जो मोर है, ये कायदे से एडवर्ब हुआ। अब बच्चों एडवर्ब से ठीक पहले हम एडवर्ब का तो यूज कर ही सकते हैं, अभी अभी हम पढ़ ही रहे हैं, ये एडवर्ब है। आ गई वही चेन काम आपकी, ठीक है, जो भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। चलिए भाई आगे ले चलते हैं। अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं, सचिन तेंदुलकर इज ब्लैंक मोस्ट रिप्यूटेड बैट्समैन ऑफ हिज टाइम। अगर इस सेंटेंस को मैं ध्यान से देखने का काम करूं तो इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर खास बात यह हुई कि यहां पर सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई। अरे हाँ है ना, तो भैया जिसे हम कंपैरेटिव डिग्री पर लेकर गए थे उसी को हम अब लेकर चलना चाहेंगे सुपरलेटिव डिग्री पर।
ठीक है, अब सुपरलेटिव डिग्री के लेकर क्या कायदा होना चाहिए समझें। जानते हैं हम इस बात को कि सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमें आर्टिकल द की जरूरत होती है, भाई हाँ या ना? तो भैया द की जरूरत होती है, तो लगा लो सुपरलेटिव डिग्री से पहले एक छोटा सा मच और उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर लो आर्टिकल द को। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो इस आखिरी लिखे हुए सेंटेंस में हम अगर सही विचार लगाएं तो भैया सुपरलेटिव डिग्री के लिए चुना द, और इसी से ठीक पहले हम लोगों ने काम किया लिखने का मच। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इस कहानी को ध्यान से देखें और फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, बात को थोड़ा आगे लेकर चल लेते हैं। इन्हीं के जैसी एक बहुत प्यारी सी एडवर्ब है, इसे भी थोड़ा ध्यान से देख लें। इस एडवर्ब को हम कहते हैं क्वाइट। क्वाइट की अगर हम बात करना चाहें, चलो पहले इन तीनों को लेकर कंफ्यूजन लिखता हूं, 4 सवाल आपके लिए, ठीक है जी, फिर समझ में आना शुरू होगा। मैंने आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे, फटाफट से चिपकाएं क्या चीज कहां लगनी चाहिए। लिखे हुए इन सेंटेंसेस पर दिमाग लगाएं, आपके हिसाब से क्या चीज कहां जचनी चाहिए। प्लीज टेक योर टाइम। तो मुझे लगता है कि चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आगे चला जा सकता है, और ये जो बात है हमारी, इस बात के पीछे छोटी छोटी चीज़ें जुड़ती हैं। आप लोगों ने अपनी तरफ से जो आंसर्स जचाए हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इस क्वाइट के मीनिंग को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। क्वाइट के मीनिंग को समझ लें बच्चों, इसका अर्थ है कंप्लीटली। क्या है इसका अर्थ? कंप्लीटली। जब कंप्लीटली की आप बात करते हैं तो मेरे दोस्तों ध्यान से देखें तो ये शब्द बना है कंप्लीट से, और कंप्लीट अगर मैं थोड़ा याद करने की कोशिश करूं तो हम लोगों ने एडजेक्टिव्स के आखिर में समझा था कि एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है कंप्लीट। कुछ याद है? 4 हिस्सों में बांटा था हम लोगों ने उस बातचीत को। नेम ऑफ अ कलर, कुछ याद आ रहा है? नेम ऑफ शेप्स, नेम वन ऑफ इट्स काइंड, और एक हमने कहा था ब्रॉड सेंस।
ब्रॉड सेंस कैटेगरी में लिखा था कंप्लीट। तो जब इसका अर्थ ही नॉन ग्रेडेबल है तो इस लिखे हुए क्वाइट का भी जिक्र हम किसके साथ यूज करते हैं, ऐसे पॉजिटिव डिग्री के साथ जो कि नॉन ग्रेडेबल होते हैं, जिनको आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव सुपरलेटिव पर नहीं ले जा सकते, राइट। तो इन लिखे हुए क्वेश्चंस पर अब थोड़ा सा ध्यान से समझें। रौनक चोज ब्लैंक परफेक्ट ड्रेसेस। अब हमें पता है कि परफेक्ट अपने आप में नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, इसीलिए हम लोग चुनते हैं इसके लिए एक बड़ा प्यारा शब्द क्वाइट। फाइन, कहने वाले कुछ भी कहें, देवता हैं सारे। सीमा सीम्स इंटेलिजेंट टू देम, ग्रेडेबल है ये, पॉजिटिव डिग्री, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, पॉजिटिव डिग्री ग्रेडेबल कैटेगरी के लिए यूज हुआ वेरी। शी इज ब्लैंक राइट इन हर अप्रोच, राइट, राइट का कोई ग्रेडेबल नहीं होता मेरे भाई, अगर नहीं होता तो क्वाइट कह देना, इसका अर्थ जचाता है। द प्लेस इज ब्लैंक यूनिक, हम जानते हैं ये नॉन ग्रेडेबल हुआ, नॉन ग्रेडेबल होने के ताल्लुक से ही क्वाइट यहाँ ठीक है। एक्साजरेटेड, शायद हम एक्साजरेट एक वर्ब से बना एडजेक्टिव देख रहे हैं और ये आपका हुआ पास्ट पार्टिसिपल, इसी लिहाज से आपने यहाँ पर चुना बड़े प्यारे शब्द मच को। जरा इन्हें ध्यान से देखें फिर आगे चलते हैं फटाफट से। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों ने देख ली होगी, समझ ली होगी। बात के साथ थोड़ी सी कहानी और समझ लेते हैं मेरे भाई, फिर देखते हैं आगे बातचीत को। मैं अगर इस क्वाइट की जैसे और शब्दों को देखूं तो क्विट बेसिकली एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को छोड़ देते हैं या छोड़ देना, ठीक है, आया ना। जैसे अगर मैं कहना चाहूं ही क्विटेड या क्विट्स हिज बैड हैबिट्स इजीली, ठीक है जी। तो क्विट का मतलब छोड़ देना, फाइन। आप किसी इंसान को कहते हैं प्लीज क्विट स्मोकिंग, एक शब्द आता है हमारा जिसे हम कहने की कोशिश करते हैं क्वाइट। क्वाइट बेसिकली एक एडजेक्टिव है, आप किसी इंसान को बोलते हैं कि क्वाइट, ठीक है जी, शांत रहें। आप अगर इसी इंसान को मतलब इसी शब्द को ई एन जोड़कर यूज करते हैं तो वर्ब हुआ, तो इसका मतलब हुआ टू मेक समवन क्वाइट, शांत करना, ठीक है ना जी। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं ही क्वाइटेंड हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी को शांत किया, रो रही थी बेचारी, चुप किया। ये तो तीन शब्द हमारे सामने हैं, ठीक है जी। और इन तीन शब्दों के आधार पर इस शब्द का अर्थ अलग है, ये अपने आप में एक एडवर्ब है और पॉजिटिव डिग्री की तरह से। एक बार इन शब्दों को थोड़ा ध्यान से देख लें प्लीज। तो यहाँ तक की बातें हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि एडवर्ब्स इनफैक्ट होती क्या हैं, इनके कैसे कैसे मीनिंग निकलते हैं, कैसे इनके फंक्शंस होते हैं, राइट। तो मुझे लगता है चीज़ों को थोड़ा सा आगे लेकर चलना चाहिए। चलो थोड़ा सा कमेंट्स पर आओ, आ जाओ, आप लोगों की मोहब्बत देखना चाहूंगा कि कमेंट्स पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं। आ जाओ भाई शिकारियों।
चलिए फटाफट से कमेंट्स पर आ जाइए, देखना चाहेंगे हम कमेंट्स क्या कहना चाहते हैं। सर दिखाना जरा कमेंट्स क्या कहना चाहते हैं। शाबाश। बहुत अच्छे इंसान है। जी दीपिका जी बहुत अच्छी बात करें। लाइव पढ़ने का मजा ही कुछ हो रहा है, रिकॉर्डिंग पढ़ने से क्या मिलता है। हम्म, ये मुक्का खाएगा। थैंक यू प्रेम रोग, थैंक यू सो मच। हाउडी एक स्लैंग है सावन यार, तुम इसे नरक भिजवाओ, इसे अभी नरक भिजवाओ, ये नालायक है। सर ऑफलाइन कोर्स ऑनलाइन कोर्स में कोई डिफरेंस होता है? काफ़ी लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। ऑफलाइन में आप मेरे सामने बैठे होते हो, मेरे दर्शन कर रहे होते हो, ऑनलाइन में मैं आपके फ़ोन में आपके दर्शन कर रहा होता हूँ। ये सवाल कहाँ से लाते हैं? मतलब ये सावधान इंडिया से तो नहीं निकल के आए हैं लोग, हैं? कहाँ से आते हैं ये? मतलब मैं कई बार ये सोचता हूँ कि इन सवालों की मतलब ये खेती कहाँ होती है ऐसे सवालों की। बहुत अच्छे इंसान है। अरे वाह। मैं इस चीज से परेशान नहीं होता, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं इस चीज से परेशान नहीं होता। मैं एक सिप पानी पीऊंगा पहले, इसके बाद बेहोशी दूर करूंगा। अगर अभी मैं इस बात से परेशान नहीं होता, मैं इस बात को सोचने की कोशिश करता हूँ मतलब इनके दिमाग में कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल कहाँ से आते हैं, मतलब कहाँ से सवाल आते हैं, उनका कौन सा एंटेना किस डायरेक्शन में जाता है। क्लास के वीडियो ऐप में सेव नहीं होती, वीडियो दोबारा देखेंगे पर डेटा की प्रॉब्लम आती है। सर खान साहब यहाँ से भिजवाता हूँ आपके लिए डेटा। सर वर्ब से पहले एडवर्ब क्यों? जस्ट फॉर नॉलेज, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग यू, जस्ट फॉर नॉलेज। अरे तू यार कुणाल मेरे बेटे, भगवान करे तेरे को कुणाल भगवान करे तेरे को मंदोदरी जैसी बीवी मिले। अरे यार भाई
इस फिल्म में कहा क्या पढ़ाना है मुझे पता है। ये बच्चा कह रहा है कि सर एडवर्ब से पहले वर्ब क्यों नहीं पढ़ा है। अब बताओ, मैं इसे मुक्का मार दूंगा। अरे वाह, देखना है कि इस बच्चे ने काफी लिखा है। अभी देखना सर, थोड़ा। यस सर, अरे देखना। यस सर, सब एरर का क्वेश्चन बनाने लगे हैं। मैं 2 साल से यूट्यूब पे अपना टाइम बर्बाद किया। मुझे, अरे सर वो कमेंट चला गया, इस बच्चे ने काम समय बर्बाद कर दिया। अखिलेश जी, देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। बहुत लोगों को बाद में अकल लगती है कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। चीयर्स टू लाइफ। आज आज तो माहौल, आज तो माहौल। शाबाश। आप यहाँ खड़े हो और वहां आपके टेलीग्राम चैनल से कोई स्टोरी भेज रहा है। बेटा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूरी टीम काम करती है। गोपाल वर्मा एक पूरी टीम के साथ काम करता है, ठीक है। आपके सामने सिर्फ मैं नजर आ रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे बहुत ब्रिलियंट ब्रेन्स लगे हुए हैं जो काम करते हैं और स्टूडेंट्स के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। मुझे लगता है बातें बहुत हो गई हैं। एक बार सर ऊपर करना। एक एक शिकारी तत्व है, अनिर्बन नाम का एक शिकारी है। ये कहता है सर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब कब होगा सर। यार, मेरा तो मन कर रहा है कि सारी इंग्लिश को कूट कूट के अच्छे से और इनको एक साथ ही खिला दो। बुक अभी अंडर प्रिंट है सर, इकट्ठा स्टॉक आएगा। बुक अभी अंडर प्रिंट है, जैसी आएगी मैं फ्लैश कर दूंगा। अब एक बात बताओ, किसी के पूछने से तो बुक जल्दी नहीं आएगी। इस सवाल का जवाब भी नहीं हो सकता एक दिन में। अब ये देखो, इतने प्यारे प्यारे सवाल पूछे, ये कब होगा, वो कब होगा। मेरा यही मन कर रहा है कि इन सभी को चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी को गुड नाइट। आज की बात को पढ़कर आए और कहानी को यहाँ तक अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया तो कल की क्लास में मैं माहौल को बहुत अच्छे से गाइड करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट, स्लीप वेल, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।